हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का रिवीजन करेंगे। इसकी डिटेल वीडियोस चैनल पर अपलोड है, तो आप प्लीज़ उसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस वीडियो और आने वाले सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और याद रखिएगा आप कि यह रिवीजन वीडियोस हैं, तो रिवीजन वीडियोस शॉर्ट्स होती हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होती हैं, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ये टू द पॉइंट होती है। लेकिन आंसर्स चैप्टर के बीच में पूछे जाते हैं, उस तो आपको चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है, तो जिसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत की गई है नई विचारधाराओं का उदय, मतलब कि जब रशियन मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद कई विचारधाराओं ने जन्म लिया, तो उसका असर हम रूस के समाज पर देख सकते हैं। जैसे कि उदारवाद है, ठीक है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहता है कि सर्वधर्म सम्मान है, क्योंकि रूस का जो धार्मिक हम बोल सकते हैं कि या जो रूस का जो समाज रहा है, धार्मिक समाज, उसमें बहुत सारे धर्म है। जैसे भारत में बहुत सारे धर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे सब धर्म सम्मान जैसी चीज़ों की बात करते हैं उदारवादी लोग। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। ये प्रतिनिधित्व सरकार की, ये कहते हैं कि राजा का शासन बहुत बेकार है, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। यह संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, वोट का अधिकार, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो। लेकिन ये कहते हैं कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारी को होना चाहिए और लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। ये थोड़ी सी शुरू में इस चीज़ की बात करते हैं। लेकिन जो रेडिकल है वो कहते हैं कि बहुमत की सरकार होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो भी ग्रुप बहुमत में है उसकी बात सही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वह इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब वह महिला मताधिकारों के पक्ष में तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वह विशेष अधिकारों के खिलाफ होते हैं। वह महिला अधिकारों को विशेष अधिकारों में नहीं गिनते हैं, वह उन्हें एक सामान्य ह्यूमन के रूप में ही देखते हैं और निजी संपत्ति के समर्थक होते हैं ये भी। लेकिन कहते हैं कि सारी संपत्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, ये संपत्ति बटी हुई होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना होता है रेडिकल का। और ये कहते हैं एक्चुअली जो रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बदलाव के पक्षधर होते हैं। कहते हैं कि बदलाव बहुत ज़्यादा और जल्दी होना चाहिए। ऐसे ही दो और विचारधारा है, रूढ़िवादी और समाजवाद। तो ये दोनों का ही रूढ़िवादी है जो रेडिकल और उदारवाद, दोनों का ही ये विरोध कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो परंपराएं कई सालों से चलती आ रही हैं वो सही परंपराएं हैं, क्योंकि वो लंबे समय से चल रही है, उनका ऐसा कहना होता है। लेकिन इन दोनों का कहना होता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ लंबे समय से चलती आ रही तो वो सही हो। तो ऐसे इनके बीच में विरोध रहता है। ये बदलाव का पक्ष, मतलब बदलाव जल्दी चाहते नहीं हैं। ये कहते हैं कि बदलाव जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया धीरे होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कि लोगों को वो चीज़ें तुरंत मतलब चीज़ें उसको एडजस्ट करें, लोग अपने आप को, फिर बदलाव हो, फिर लोग एडजस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप तुरंत चीज़ें बदल दें जिससे लोग अपने आप को एडजस्ट भी ना कर पाएँ और सर्वाइव भी ना कर पाएँ। ऐसी समाजवाद क्या है कि इनका मानना है मतलब सबसे पहले तो ये लोग निजी संपत्ति के अगेंस्ट होता है। ये किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति के अगेंस्ट होते हैं। ये कार्ल मार्क्स से प्रेरित होते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के थॉट्स को बहुत आगे बढ़ाया है और उसका मानना है कि हर व्यक्ति बराबर है, तो निजी संपत्ति कुछ ही लोगों के पास क्यों हो, ये सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि लोग समाज से मिलकर बने, तो चीज़ें सामाजिक होनी चाहिए, ऐसा मानना है उसका। अब हम देखते हैं रूसी समाज कैसा था, ठीक है। तो रूसी समाज, पहले तो हम धार्मिक देख लेते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियन, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्म यहाँ पर मौजूद थे। मतलब एक तो आप रूस का अगर आप मैप देखें तो वैसे वो बहुत बड़ा है रूस वर्ल्ड मैप में, ठीक है। ऊपर से उसमें इतने सारे धर्म होने के बाद इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रूस को देखनी पड़ती थी, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी। इसीलिए उदारवाद जैसी व्यवस्था का मानना था कि हमें ऐसी व्यवस्थाओं को या मतलब सब धर्म सम्मान जैसे थ्योरीज को अपनाना चाहिए। अब आर्थिक है जो वो ये है कि यहाँ पे 85% की, मतलब बहुत बड़े उसमें 85% की जनसंख्या किसान थी, उत्पादन अच्छा होता था और ये लोग निर्यातक भी थे। मतलब यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं थी, शुरू में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बट यहाँ पे उद्योग कम था। मतलब इनका जो औद्योगिक विकास था वो बहुत कम था। 1890s तक यहाँ पे उद्योग भी बढ़े और कोयला उत्पादन 2 गुना और स्टील उत्पादन 4 गुना हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं उसका आर्थिक जो है वो इतना कुछ खास ख़राब नहीं था। लेकिन हमको ये जानना है कि अगर इतनी चीज़ें होने के बाद भी मतलब ये कैसे एक क्रांति, यहाँ पर क्रांति ने जन्म क्यों लिया अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि
यहाँ पर किसानों के बीच में मीर व्यवस्था भी स्थापित थी। मीर व्यवस्था का मतलब होता है कम्यून मीर व्यवस्था थी। इसका मतलब होता है कि किसान लोगों से ज़मीन हड़प कर इसे जमा करते हैं, फिर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से या परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीनों को बांटा था। अगर बड़ा परिवार तो बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, छोटा परिवार तो छोटा हिस्सा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था कम्यून मीर कहा जाता है और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो आप इसे प्लीज़ कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल वीडियो में भी हैं और इसमें भी है। तो डिटेल वीडियो आपको देखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा। तो आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ रह गया या ये चीज़ डबल टाइम हो गई। नहीं, डबल टाइम हो गई तो और अच्छी बात है, लेकिन छूट जाएगा तो ये मुसीबत की बात है। तो आप देखिएगा कि आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था जो थी, यहाँ बेरोजगारी बहुत थी, श्रमिक उत्पीड़न बहुत था, सामाजिक विभाजन था, आर्थिक विभाजन था। जो राइन नदी है ना, वो आर्थिक विभाजन का एक मार्ग माना जा सकता है, क्योंकि जो उसके लेफ्ट में थे वो श्रमिक बस्ती वहाँ पे थी, बहुत गरीब घेटो टाइप्स, छोटे में रहना, गंदगी में रहना, खाना वाना नहीं होता था इनके पास। लेकिन जो अमीर बस्ती यानी राइट में थी, जो ये सरकारी उद्योग वगैरह, उद्योगपतियों के घर, सरकारी कार्यालय, दफ्तर और उनका जो संसद की ड्यूमा थी वो यहीं पर थी। तो बहुत सुंदर एकदम आलीशान सा होता था। तो ये एक आर्थिक विभाजन को दिखाता है, एक सामाजिक विभाजन को दिखाता है। तो यही शुरुआत मानी जाती है रूसी क्रांति की, कि ये विभाजन ही है जिसने रूसी क्रांति को जन्म दिया है। अब राजनीतिक देख लेते हैं। राजनीतिक में ये मार्क्स की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित समाज या देश था। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स की विचारधाराएं, समाजवाद को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता था। ये आप उसका रिजल्ट देखिए कि 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, जो पूरी तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा पर ही आधारित थी। और 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी हुई, जिसके नेता लेनिन थे। ठीक है, ये दो पार्टीज थी, जिसमें से एक पार्टी के नेता लेनिन थे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी को जानेंगे। और इनका मानना था कि श्रमिकों की, मतलब ये लोग कहते थे कि श्रमिकों के लिए, वो कहते थे कि श्रमिकों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, क्रांति करनी चाहिए। क्रांति श्रमिकों की हो सकती है क्योंकि श्रमिक गरीब होते हैं और कोई भी श्रमिक कभी अमीर नहीं होता। अगर अमीर है तो श्रमिक नहीं होगा, ऐसा इनका कहा जाता था। इन लोगों को फिर बेल्शेविक कहा जाने लगा। और इसके कुछ रूल्स उन्होंने बताया पार्टी के, कि अनुशासित होना चाहिए, नियंत्रित और सीमित संख्या में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भीड़ इकट्ठी कर लो क्रांति के नाम पे, वैसे उस चीज़ को बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम देखेंगे क्रांति के चरण। तो क्रांति के चरण हैं 1905 में। ठीक है, संविधान सभा की मांग की गई उदारवादियों के द्वारा, और उस समय तक जार जो है निकोलस, ये राजा था, निरंकुश राजा बन चुका था और इसका वर्चस्व था ड्यूमा के ऊपर। तो आप ये चीज़ें देखते जाएं और लिंक करते जाएं कि कैसे इसने रूसी क्रांति को जन्म दिया, इन चीज़ों ने, बदलावों ने। खूनी रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। खूनी रविवार कीमत, मतलब क्या हुआ उस रविवार को, ऐसा क्या हुआ कि इसे खूनी रविवार कहा गया। तो कीमतें, क्योंकि लंबे समय से इसी मांग चल रही थी कि कीमतें 20% बढ़ गई, वो इसके घटाने की मांग कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपनी बेसिक चीज़ें यानी वास्तविक मजदूरी या रोजगार, इन चीज़ों में कमी आ गई, हम खा नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करें। फाइनली ये हुआ कि उस दिन रविवार को हड़तालें शुरू कर दी गई फैक्ट्रीज़ वगैरह में, और एक व्यक्ति को फैक्ट्री से निकाल दिया गया, ये कहकर कि जगह नहीं है या नौकरी नहीं है। उसके बाद हड़तालों ने एक हिंसक रूप भी लिया, जिसके कारण पुलिस वालों से और आपस में इनका झगड़ा भी हुआ। इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, रूस में सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें थी उस समय जहाँ पर उद्योग स्थापित थे और कहीं पर उद्योग स्थापित नहीं थे, इसलिए हड़ताल होना यहीं पे लाजमी है। और फिर फाइनली बात बढ़ते बढ़ते संघ और संविधान की मांग बढ़ने लगी। कहा जाने लगा कि निर्वाचित सलाहकार चाहिए और ड्यूमा का निर्माण होना चाहिए। ड्यूमा का निर्माण हुआ फाइनली, और पहली ड्यूमा 75 दिन के अंदर ख़त्म हो गई, दूसरी असफल रही, तीसरे पे जार निकोलस का कब्जा हो गया। ठीक है, जार निरंकुश ने, मतलब यहाँ पे निकोलस है, इसने निरंकुश का मतलब होता है जो किसी के अंडर काम ना करे और अपनी मर्जी चलाए, जिसके पास असीमित शक्तियाँ होती वो। तो जार का इस पर कब्जा हो गया, इस ड्यूमा पर, वह अपनी मर्जी से इसे चलाने लगा।
1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और रूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले तो रूस की जनता और सेना बहुत खुश हुई कि रूस को पहचान मिलेगी वगैरह, लेकिन बाद में सबको लगा कि ये करीब 4-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये आपको पता ही है, युद्ध 4 साल तक चला। फिर इस युद्ध से खुद सेना परेशान हो गई थी, बार बार लड़ाई के लिए जाना, और वहाँ के लोग परेशान थे। उनके पास रोज़गार नहीं होता था, उनके पास खाना नहीं होता था, जो खाना होता था सैनिकों के लिए भेज दिया जाता था या दूसरे देशों द्वारा लूट लिया जाता था। तो यहाँ से शुरुआत होती है रूसी क्रांति। मतलब शुरुआत पहले से हो चुकी थी आर्थिक कारणों से और सामाजिक कारणों से, लेकिन अब इसको यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार की स्पीड मिलने लगी थी और एक अच्छा मुद्दा मिल गया था कि अब हमें क्यों क्रांति चाहिए। ठीक है, तो प्रभाव क्या रहा कि ड्यूमा यानी यहाँ की संसद और जार लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गए और जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था युद्ध में सबके साथ ही, जो आप जर्मनी वाले चैप्टर में समझेंगे। और इसका कारण यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के उन्होंने पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन शब्द था। और फिर 1916 तक में उद्योग उनके ख़त्म हो गए और रेलवे और उद्योग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए, क्योंकि युद्ध में तो नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कभी युद्ध में होता नहीं है। अप्रैल थीसिस, मतलब इस टाइम पर अप्रैल थीसिस जैसी एक चीज़ों को अपनाया गया, मांग की गई उसकी, कि उसमें क्या उन्हें अप्रैल थीसिस किसे कहा गया। 3 मांग थी, उसे अप्रैल थीसिस कहा गया। पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा युद्ध समाप्त हो जाए जल्दी से, और तीसरा सारी संपत्ति सरकार के पास चली जाए। ये उनका मानना था कि निजी व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी क्योंकि अप्रैल में ही ये मांग की गई थी, इसलिए अप्रैल थीसिस से कहा गया। और फिर जुलाई में एक शांति मार्च निकाला गया वेल्शुबों के द्वारा और किसानों के द्वारा, जैसे ड्यूमा द्वारा, यानी जो क्योंकि उस टाइम जार के कंट्रोल में था, तो उस समय इसको ख़त्म कर दिया, मतलब उस और शांति मार्च को का दमन किया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मारा गया उन्हें। तो इसने एक क्रांति का, यानी कि अक्टूबर क्रांति या फिर रूसी क्रांति के लिए एक रास्ता खोल दिया, एक पूरा रास्ता बना दिया कि अब ये क्रांति हुए बिना नहीं रुकेगी। जुलाई क्रांति का प्रभाव यह रहा कि किसानों ने सारी संपत्ति अपने पास ले ली और कम्यून मीत प्रथा को पूरे रूस में लागू कर दिया गया। 1917 की क्रांति के लिए इसने ज़मीन भी तैयार कर। अक्टूबर क्रांति की जो शुरुआत मानी जा सकती है ये कि पहले जो नेता है लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है, ये गुप्त सैनिक संगठन थे। इन्होंने शहर में, मतलब जो ड्यूमा था उस शहर में इन्होंने कब्जा कर हमला किया और जितने भी सरकारी व्यक्ति थे, यानी सरकारी जो अधिकारी थे, उन्हें या राजा के मंत्री या राजा के परिवार को उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, उन्हें बंधक बनाया, उन्हें, ठीक है, और उन्हें मार दिया गया, ताकि मतलब पहले तो वो लोग मान गए कि ठीक है ड्यूमा जैसी व्यवस्था ख़त्म कर दिया जाएगा, बेल्शेविकों का नियंत्रण होगा, ये सब चीज़ें मान ली गई। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री सरकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो इनको गिरफ्तार करके रखा जाता था ताकि इनके मन में डर बैठा रहे और ये लोग क्रांति को रोकने का प्रयास ना करें। और जितनी सरकारी ज़मीन थी उन सब पे कब्जा करा गया ताकि इनको लोगों के बीच बराबरी से बांट दिया जाए। अब प्रभाव क्या रहा उसका, जो अप्रैल थीसिस में मांग की गई थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो फाइनली हुआ और सरकारी संपत्ति किसके हाथ में आ गई, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। जो बेल्शेविक पार्टी थी वो बाद में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी मानी गई, तो उसके हाथ में सरकारी संपत्ति आ गई। और जो असेंबली, मतलब जो 1918 में जब युद्ध ख़त्म हुआ तो नेशनल असेंबली भंग की गई, क्योंकि वहाँ की जो ड्यूमा मतलब नेशनल असेंबली वहाँ की भंग की गई और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र संसदीय पार्टी के रूप में घोषणा की गई कि अब इसके प्रति अब कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया और बाकी जितने संगठन थे वो सब भी ख़त्म कर दिए गए। वो सब या तो ख़त्म कर दिए गए या फिर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आ गए, यानी उनकी देखरेख में आ गए। उन्होंने गुप्त पुलिस का एक संस्था को स्थापित किया जिसे चेका बोला गया। और गृह युद्ध फाइनली, मतलब कि इतना कुछ हुआ उसके बाद गृह युद्ध जैसी व्यवस्थाएं आ गई। गृह युद्ध जैसा टाइम क्यों आया वो हम ये जानेंगे
क्योंकि क्रांति के बाद गृह युद्ध बहुत एक अजीब सी चीज़ है। वो इसलिए हुआ कि यहाँ जो वल्शविक थे वो 3 कलर में डिवाइड थे, रेड, ग्रीन और वाइट, ठीक है। जो रेड थे वो दक्षिण रूस पर इनका कब्जा था, ग्रीन समाजवादी माने जाते थे, और जो वाइट थे जार समर्थक थे और विदेशी समर्थक थे। मतलब इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो नेता थे या जो देश थे, स्पेशली मित्र देश, ये इनको समर्थन दे रहे थे कि आप अपने में समाजवाद जैसी व्यवस्था को बंद कीजिए और उदारवाद जैसी व्यवस्था, लोकतंत्र को स्थापित करिए। स्पेशली लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इसलिए इनके बीच में गृह युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध हुआ और ये लंबे समय तक चला। 1920 में रूसी समाज पर वाइट का पूरी तरीके से कब्जा हो गया। मतलब इतना टाइम बाद फिर से वाइट का कब्जा हो गया, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाए इससे खुद वाइट ग्रुप वाले इनके खिलाफ हो गए, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश इसका समर्थन कर रहे थे वो भी इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि इन्होंने किसानों की हत्या की, श्रमिकों की हत्या की, जिसको उन्होंने भेदभावपूर्ण और गलत बताकर इनकी निंदा की। तो इस और फाइनली मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने ऐसा किया तो यूएसएसआर यानी कि जो लेनिन था उसने जो देश यूएसएसआर के साथ मिलना चाहते थे उनको यूएसएसआर में एंट्री देकर यूएसएसआर का बड़ा मतलब जो क्षेत्र है उसे बहुत बड़ा कर लिया, उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी बढ़ा ली, जिससे अब कोई भी यूएसएसआर से टकराने से पहले सोचेगा। इसका प्रभाव क्या रहा गृह युद्ध का कि केंद्रीकृत कृषि योजना को अपनाया गया, केंद्रीय आर्थिक योजना को अपनाया गया, यानी 5 साल वाली योजना जो हमारे भारत में भी है, और प्लस स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई, शिक्षा योजना को बनाया गया, और जितने भी श्रमिक थे उनके लिए कॉलेज स्टडी कंपलसरी कर दी गई। स्टालिनवाद, देखिए जब लेनिन की मृत्यु हुई, ठीक है, तो लेनिन के बाद सबसे बड़ा नेता स्टालिन ही था, तो स्टालिन के समय को स्टालिनवाद कहा जाता है। आपसे स्टालिन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत काम किए हैं जिससे समाजवाद में तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन रूस के समाज पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा है। जैसे 1929 में इसने सामूहिक कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन उसका जो आधार था उस कार्यक्रम का ये था कि 27-28 के टाइम पर अनाजों में भारी कमी आ गई और किसानों ने कम कीमतों पर अनाज बेचने से मना कर दिया। मतलब सरकार ने कीमत तय कर दी कि आपको इतने में अनाज बेचना है, और किसानों ने उससे मना कर दिया कि हम इस कीमत पर अनाज नहीं बेचेंगे। तो स्टालिन ने क्या कदम उठाए? स्टालिन ने अनाज जमाखोरी, मतलब लोग सोचते थे कि अगर सरकार हमारे आगे झुक जाती है तो वह हम अपनी मनपसंद की कीमतों से मनपसंद की कीमतों को तय कर सकते हैं अनाज की। तो लेकिन स्टालिन ने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसने जितनी भी जमाखोरी थी अनाज की उन सबको बंद करने की कोशिश की। 1928 में किसानों से जबरदस्ती उसने अनाज खरीदा, अपनी मर्जी की कीमतों पे उसने अनाज खरीदा, और जो लोग नहीं खरीद रहे थे, जो लोग इस व्यवस्थाओं को अपना नहीं रहे थे, उनको दंड दिया जाता था। उसने क्लर्को, ठीक है, उसके ऊपर भी छापा मारा। क्लर्को यानी कि संपन्न किसानों के ऊपर खेतों के समूहीकरण पर उसने जोर दिया, और उसने सभी किसानों को सामूहिक खेती का उसने आदेश दिया, यानी कि अब कोई भी अपने खेत पर किसानी नहीं करेगा, अपने लिए उत्पादन नहीं करेगा, वो सिर्फ देश के लिए उत्पादन करेगा, ये उसका ऐसा कहना था। आपको पता है ये प्रथा ऐसी है कि लोगों को पसंद तो आएगी नहीं, ठीक है, तो इसका विरोध हुआ। उसका विरोध किस तरीके से? देखिए 1929 से 31 के बीच में किसानों ने अपने मवेशियों की हत्या करके सरकार को विरोध प्रदर्शन किया। मतलब अगर वह सरकार के खिलाफ बोलते तो वह अपने सेना या पुलिस से उनको मरवा सकते थे, या जो भी उनके दंड वगैरह थे वो सब करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने मवेशियों की हत्या करके ऐसा किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि 1/3 यानी 33% मवेशी की कमी आ गई यूरोप देश, मतलब रूस के जैसे देश में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि अगर हमने इसे अभी नहीं दबाया तो लोग हमारे खिलाफ कभी भी जा सकते हैं। इसकी सज़ा या तो मौत होती थी या फिर देश निकाला होता था। और परिणाम क्या हुआ? अगर इन चीज़ों का परिणाम देखिए आप, क्या हुआ कि सामूहिकीकरण के बावजूद उपज में वृद्धि नहीं। उसने बोला कि भैया हम सामूहिकीकरण जैसे कार्यक्रम को अपनाएंगे और हम अपनी उपज को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये फेल हो गया ये कार्यक्रम, तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आया। और इसी बीच में 1930 से 33 के बीच में सबसे भयंकर अकाल भी पड़ा यूरोप में, स्पेशली रूस में सबसे ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा, जिससे रूस की जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई।
करीब 40 लाख से ज़्यादा लोग मरे। और स्पेशली ये था कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको मृत्युदंड जैसी सजाएं दी जाएगी। तो इसलिए लोग बोलने से डरते थे, सरकार से क्वेश्चन करने से डरते थे। आज के समय तो कोई भी सरकार से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, बोल सकता है, उनका मजाक बना सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उस समय पर नहीं थी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो चुकी थी। ये तो हमने देखा कि रूसी क्रांति के बाद और रूसी क्रांति का रूस पर क्या असर रहा। अब हम देखेंगे कि दुनिया पे इसका क्या प्रभाव रहा। दुनिया पे इसका प्रभाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। उदारवाद का फादर यानी जनक जिसे कहा जाता है ब्रिटेन को, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ये देख रहे हो आप, ये कितना बड़ा प्रभाव है कि जो खुद उदारवाद का समर्थक देश है, जो फादर है, जहाँ से उदारवाद की शुरुआत हुई, वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी बनने लगी थी। ये रूस के सक्सेस की बात ही थी। और रूस के अलावा यूएसएसआर के अलावा मतलब कई देशों, मतलब जो यूएसएसआर के देश थे उनके अलावा भी कई देशों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920s में कमेंटर बनकर हिस्सा लिया। कमेंटर मतलब जो लोग रूस के समाजवाद को या कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है, और उसके बाद भी यूएसएसआर को एक समाजवादी चेहरा और एक विश्व में एक स्थान मिला। अब लोगों को लगा कि समाजवादी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, इससे गरीबों का कल्याण होगा, मजदूरों का फ़ायदा होगा, क्योंकि पूंजीपति जो व्यवस्था होती है उसमें अक्सर ऐसा नहीं होता है। और इसका विदेशियों ने, मतलब जैसे कि उसने क्या करा कि विदेशियों के लिए उसने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट ऐसी उसने शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी कि अब कोई भी आके इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकता है, जो पहले सिर्फ यूएसएसआर के लिए थी, लेकिन अब ये सबके लिए खुल गई थी। और विश्व ने यह माना, मतलब स्पेशली जो विश्व में जो समाजवादी लोग थे, जैसे शुरू के समाजवाद को यानी लेनिन के समाजवाद को या मार्क्स के समाजवाद को देखा था, बाद में उन्होंने माना कि जो रूसी क्रांति जिस आधार पर हुई थी वो रूसी क्रांति है, वो रूसी क्रांति नहीं है, या वो बदलाव ऐसे नहीं है, अभी बदल चुकी है। ये समाजवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है, नेगेटिव भी हो गई है। और इसका जो सबसे बढ़िया जो रूस के लिए फ़ायदेमंद रहा कि एक पिछड़ा देश एक महाशक्ति बन गया, गरीबों को भोजन मिलता था, खेती उद्योग वगैरह थे, यानी कि मजदूर वर्ग से बहुत खुश था, लेकिन किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। उनका कहना था आपको पेट भर खाना मिल रहा है, आपको काम करने के लिए रोज़गार मिल रहा है, तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है और आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा ये समाजवादियों का यानी रूसी समाजवाद का मानना था। इसका भारत पे क्या असर रहा है ये देखिए आप। जो अमन रॉय है, जिन्हें भारत में पहला समाजवादी व्यक्ति माना जाता है, वह मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य संस्थापकों में से एक रहे हैं, ठीक है। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल वो है ग्रुप है, उसके मुख्य संस्थापकों में से एक रहे। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रूस की समाजवादी व्यवस्था से। प्लस भारत, चीन और यूरोप में बहुत इसका असर रहा है। उसमें कमेंटर्स बने बहुत सारे लोग, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर सोवियत समाजवाद से प्रभावित थे। हमारा संविधान, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित। आप देखिए आज के समय में अगर जो भी गरीबों के लिए स्कीम्स वगैरह चलाई जाती है तो वो समाजवाद का ही तो असर है। तो ये सब चीज़ें समाजवाद के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो नेगेटिव भी हैं कि उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं थी। बाकी आप कुछ चीज़ें डिटेल्स में, तो बाकी डिटेल वीडियो में जो पूरी एक अच्छी वीडियो बनाई गई है उसमें और अच्छे समझ में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।